ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, जिसमें हम क्लास 12th की बायोलॉजी को यार काफी अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। और जो बच्चे यार हमारे साथ शुरू शुरू से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि बायोलॉजी के कितने यहाँ पे धमाकेदार और कितने ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को करने वाले लेक्चर यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं डिसेंट स्टार के एनसीईआरटी डिकोडर 2.0 के चैनल पे। तो जो भी बच्चे यार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 लेक्चर जो हमारे पुराने लेक्चर हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ऐसे सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि स्ट्रेटजी वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे भैया दीदी आके आपको पढ़ाया करते हैं, है ना? ये सारा कुछ बहुत ही मेहनत करके एक डेडिकेटेड तरीके से सब कुछ डिजाइन किया गया है, और जिसमें हम आपको एक प्रीमियम कैटेगरी का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और सारी चीजें आपको क्लास में बैठे-बैठे ही याद हो जाएँ, है ना? तो चलिए भाई, अभी हमने शुरू किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर, जिसमें हमने डीएनए तक पढ़ लिया था। पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और थोड़ा-सा समझने वाला, पर मोर ओवर ये रटने वाला लेक्चर है, जिसको बोलेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे साहब? इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक? अब चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए इस चीज को हम फटाफट देख लेते हैं अपना, कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए कौन-सी बला है, क्या चीज है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक ना? तो देखिए भाई, जब भी आप नाम सुन रहे हैं क्या पैकेजिंग ऑफ डीएनए, तो आपके कहाँ पे ज़हन में एक बात क्लियर हो रही होगी। क्या बोला? आपके ज़हन में साहब एक बात ज़रूर क्लियर हो रही होगी। पैकेजिंग का मतलब क्या बोले? हमें आपको जस्ट अ सेकंड, ठीक? तो यहाँ पे आपको पैकेजिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? तो पैकेजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, पैक करना। मतलब कोई भी चीज़ बिखरा हुआ हो तो उसको कॉम्पैक्ट करके एक सर्टेन जगह पे उसको रख देना, उसको एक प्लेस दे देना, उसको हम बोलते हैं क्या? पैकेजिंग, ठीक है ना? अगर कोई सामान है इधर-उधर बिखरा पड़ा है तो ज़्यादा स्पेस को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। पर हम उसको क्या कर दें? पैक कर देते हैं, तो कम स्पेस के ही अंदर में वो अपना कवर अप हो जाता है ना? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जैसे डीएनए का जो लेंथ होता है बहुत बड़ा होता है, पर हम उसको क्या करना चाहते हैं, एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर में पैक करना हम चाहते हैं, ठीक? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब यही हुआ कि डीएनए को हम गुल गुलछी करके या फिर किसी भी तरीके से पैक करके, कॉम्पैक्ट करके हम रखना चाहते हैं एक छोटे से स्ट्रक्चर में। और आप सभी जानते हैं कि डीएनए वो कौन सी स्ट्रक्चर है जहाँ पे डीएनए लोकेटेड होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर में। कहाँ प्रेजेंट होता है साहब? तो डीएनए इज द प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड अगर आप साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली या फिर रफली इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। कितना मीटर? 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा साहब, एक कितना छोटा-सा न्यूक्लियस का साइज है, जो कि 10 की पावर माइनस 6, ठीक है ना? 1 बाई अगर करेंगे 1 बाई 10 कर दें तो मतलब 6th पोज़ीशन पे जाकर के इसका 0 जा रहा है ना? तो उतने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में हम डीएनए को फ़ोल्ड करके रखना चाहते हैं, डीएनए को हम कॉइल करके रखना चाहते हैं, एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर में, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या? पैकेजिंग। अब इतने से छोटे स्ट्रक्चर के अंदर में डीएनए को रखना है, और डीएनए की साइज अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको पता होगा कि 2.244 मीटर का डीएनए होता है। क्या? सुनिएगा, 2.244, ठीक है ना? या फिर रफली भी बोल रहे हैं तो लगभग 2.2 मीटर का डीएनए है ना? अब इस 2.2 मीटर के डीएनए को इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में, जिसकी साइज 10 की पावर माइनस 6 उसमें रखना है, तो कैसे रख पाएँगे, है ना? ये तो बहुत बड़ा है 2.2, और 10 की पावर माइनस 6 क्या ही है? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? पर इसके अंदर में रखना है तो डीएनए को हम क्या करना पड़ेगा? सुपर कॉइल करके रखना पड़ेगा। क्या बोले? सुपर कॉइल, मतलब इसको हद से ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे, तब जाकर के 10 की पावर माइनस 6 मीटर के अंदर में ये अपना डीएनए जो है, इसको हम गुलठिया करके रख पाएँगे, है ना? तो देखिए, अ, अब अब एक चीज़ हम यहीं से अब थोड़ा-सा कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। पिछला लेक्चर में हमने बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। क्या बोला साहब? तो 2 बेस पेयर के बीच का जो दूरी हमने बताया था, कितना बोला था? तो होता है लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर, या फिर 0.34 नैनोमीटर। एग्ज़ैक्ट यही डेटा था, ठीक? और एक कंप्लीट हेलिक्स या फिर एक जो हम कंप्लीट पिच बना रहे थे, उसमें कितने बेस पेयर आते थे? तो साहब 10 बेस पेयर। कितने बेस पेयर थे भैया? तो उसमें 10 बेस पेयर थे एक कंप्लीट पिच के अंदर में, और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो हम देखते थे वो लगभग 3.4 नैनोमीटर थे।
और इसको 10 बेस पेयर जो साइज थी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स हेलिक्स की अगर साइज की बात करें तो कितना था, लगभग 34 एंगस्ट्रॉम बोल लो या फिर 3.4 नैनोमीटर। एग्जैक्ट डेटा यही था, है ना साहब, एग्जैक्ट डेटा यही था। मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ठीक। अब देखो, लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें तो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है। फॉर्मूला कहता है, जैसे कि मान लो 10 बेस पेयर है और दो बेस पेयर के बीच का दूरी जो है कितना है, लगभग 3.4। तो उसमें हम दो बेस पेयर की बीच की जो दूरी है उसमें टोटल एक पिच के अंदर में कितने बेस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें टोटल बेस पेयर, क्या टोटल बेस टोटल बेस पेयर, ठीक है ना। दो बेस पेयर के बीच का हमें डिस्टेंस पता है और टोटल बेस पेयर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना साहब। टोटल बेस पेयर से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर दें टोटल बेस पेयर प्रेजेंट, ठीक है ना। 10 बेस पेयर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और टोटल बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल बेस पेयर कितना होता है बॉडी के अंदर में, तो 6.6 इंटू 10 की पावर 6.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 9, ठीक है ना। 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर क्या होता है साहब, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये जो होते हैं क्या, ये अपने होते हैं टोटल बेस पेयर, क्या होते हैं, ये होते हैं अपने टोटल बेस पेयर। अगर इस डेटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपना लेंथ ऑफ डीएनए मिल जाएगा कि नहीं साहब, तो लेंथ ऑफ डीएनए हमें मिल जाएगा, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना था, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर था 0 पॉइंट, सॉरी नैनोमीटर में था ना, हम इसको एंगस्ट्रॉम में फिल कर देते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 3.4 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर 9। ये जो डेटा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा लगभग 2.244 मीटर। तो ह्यूमन लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है, 2.244 मीटर। कितना हो गया भैया, 2.244 मीटर। किसमें आंसर आएगा अपना, मीटर में आएगा। ये जो वैल्यू है किसमें आएगी, मीटर में आएगी। तो देखो लेंथ ऑफ डीएनए कितना आ गया है, 2.244 मीटर आ रहा है। अब इसी तरीके से स्क्रेचिया कोलाई डीएनए का लेंथ एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है, खैर हम काउंट भी कर सकते हैं। तो स्क्रेचिया कोलाई का जो लेंथ होता है कितना होता है भैया, 1 पॉइंट, बोलो बोलो, 1.36 mm, है ना। 1.36 mm के बराबर में जो है अपना स्क्रेचिया कोलाई का लेंथ ऑफ डीएनए आ जाता है 1.36 mm, ठीक है ना। एग्जैक्ट यही डेटा है, तो ये दोनों डेटा को आप याद कर लो, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए और स्क्रेचिया कोलाई के डीएनए का लेंथ, ठीक। अब देखो, अब समझ में आ गया होगा कि 10 की पावर -6 मीटर के न्यूक्लियस के अंदर में 2.2 मीटर का डीएनए कैसे हम फिल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी। अब पैकेजिंग जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के भी अंदर में होगी, ऑब्वियस बात है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये प्रोकैरियोटिक के अंदर में कैसे गवर्न होता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो साहब क्या है कि प्रोटीन इन्वॉल्व, कौन कौन से जो प्रोटीन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर में देखो एक यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीअमीन। क्या बोलते हैं, पॉलीअमीन करके प्रोटीन होता है। ये जो कैसा होता है, ये बेसिक प्रोटीन है ना। डीएनए तो हर जगह पे साफ कैसा होता है, तो डीएनए हर जगह पे एसिडिक होता है, इसीलिए हमको क्या करनी है, पैक करके रखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बेसिक प्रोटीन पॉलीअमाइन जो है ये नॉन हिस्टोन क्या है, एक नॉन हिस्टोन टाइप का प्रोटीन है, इसी से पैक होता है। साइट ऑफ पैकेजिंग की बात करें तो जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। प्रोकैरियोटिक के अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसके जगह पे जो भी चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म तो होगा। तो साइट ऑफ पैकेजिंग, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में जो डीएनए होता है कहाँ पैक होता है, कहीं साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, मतलब कि अगर प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए जो है किसका है, तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है
और ये नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है, अगर हम इसको मिला देते हैं ना, तो ये हो जाता है न्यूक्लियोइड या फिर इसी को बोलते हैं जीनोफोरा। क्या बोलते हैं? जीनोफोरा। ये न्यूक्लियोइड क्या चीज होता है कि वो स्पेस जहां पे डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए क्या होता है वहां पे स्कैटर्ड होता है, ठीक है ना। डीएनए इज डीएनए इज scattered DNA is scattered in cytoplasm। क्या लिखेंगे? DNA is scattered in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एट अ प्लेस, किसी एक जगह पे, एट अ प्लेस, ठीक है ना। एट अ प्लेस, किसी एक जगह पे ये प्रेजेंट होता है, जिसको उस स्पेस को या फिर उस जगह को हम बोल देते हैं जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोइड, या फिर इसी को बोलते हैं हम जीनोफोरा, है ना। उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर इसी को बोलेंगे जीनोफोरा। अब ध्यान से देखिएगा साहब, पैकेजिंग यूकैरियोटिक के अंदर में कैसी पैकेजिंग होती है, देखो देखो। अब थोड़ा सा पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट को समझना। अगर मान लो डीएनए है, तो डीएनए का नेचर क्या था भैया? तो डीएनए का नेचर होता है एसिडिक। अगर एसिडिक को क्या करना चाहते हैं हम? अटैच कराना चाहते हो इस, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बेसिक प्रोटीन। क्या चाहिए होगा हमें? बेसिक प्रोटीन। तो जो एसिडिक है और बेसिक है मिलेगा, तभी जाकर के एक अपना स्ट्रक्चर बन पाएगा, ठीक। तो यूकैरियोटिक के अंदर में यही होता है, यूकैरियोटिक का डीएनए एसिडिक होता है, यहाँ पे एक बेसिक प्रोटीन चाहिए, ठीक। अब देखो पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर में कौन-कौन से प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, यूकैरियोटिक के अंदर में 2 तरीके के प्रोटीन चाहिए होता है। एक जो हिस्टोन प्रोटीन जो कैसा प्रोटीन है सैया भैया, तो ये होता है बेसिक, ठीक। और यहाँ पे भैया देखिए, एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन। ये जो नॉन हिस्टोन होता है ना, ये बेसिक प्रोटीन नहीं होता साहब जी, ठीक है ना। ये होता है नॉन हिस्टोन, जो होता है एसिडिक प्रोटीन होता है। अच्छा सर, डीएनए को पैक करने के लिए ये दोनों चाहिएगा? हाँ साहब, ये दोनों के दोनों प्रोटीन चाहिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। एक बेसिक लेवल की पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन सफिशिएंट है, पर डीएनए को क्या करना है हमें? हाई लेवल पे पैकेज करना। तो हायर लेवल की पैकेजिंग की जब हम बात करेंगे, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक। अब साइट ऑफ पैकेजिंग की बात करो, तो साइट ऑफ पैकेजिंग कहाँ पे पैकेजिंग होता है? तो इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो मतलब साहब, ये न्यूक्लियस के अंदर में किसी पैकेजिंग होगी, ठीक। अब हिस्टोन, हिस्टोन के टाइप की बात कर लेते हैं, है ना। कितने तरीके के हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा और समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ हिस्टोन की बात करें तो 5 तरीके की हिस्टोन चाहिए। कौन सी? तो 5 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होंगे, जैसे कि H1, H2A, ठीक, H2B, H3 और H4। क्या? H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो देखो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तरीके हो गया ना। जो H1 जो होता है, और क्या होता है जो H1 और H2 है, ठीक है ना। क्या बोले? जो ये अपने H1 है और H2 है और H2A और H2B, मतलब ये तीनों प्रोटीन, ठीक है ना। ये लाइसिन में रिच होते हैं। किसमें? लाइसिन। और ये लाइसिन में रिचेस्ट होता है, रिचेस्ट इन लाइसिन, ठीक है ना। ये 2 अमीनो एसिड है लाइसिन। और इसके अंदर में H3 और H4 के अंदर में एक और अमीनो एसिड है जिसका नाम है अर्जिनिन, ठीक है ना। तो ये अर्जिनिन में रिच होता है। खैर, जो H4 होता है, ये रिचेस्ट इन अर्जिनिन, ठीक है ना, रिचेस्ट इन आर्जिनिन। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये रिच इन लाइसिन होते हैं, ठीक है ना। और जो H1 होता है रिचेस्ट इन लाइसिन, और H2 H2B मतलब H1, ये तीनों लाइसिन के रिच होते हैं, और ये दोनों जो है अर्जिनिन से रिच होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक। देखो क्या होता है हिस्टोन ऑक्टामर? जैसे ऑक्टा का मतलब 8 बनाने, है ना। तो हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन कैसे करते हैं? देखो, H2A, H2B, H3 और H4, ये कितने टोटल प्रोटीन हो गए? 4 प्रोटीन हो गए। अब इन चारों प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है ना। चारों प्रोटीन को 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 8 प्रोटीन हो जाएंगे। अब 8 को क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्टामर। मतलब कि हिस्टोन के ऑक्टामर कभी भी तुमको बनाने के लिए बोला जाए, तो हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब देखो 5 तरीके के हिस्टोन होते हैं, तो H1 वाले को छोड़ दो, हिस्टोन ऑक्टामर में हम H1 वाले को काउंट नहीं करते हैं, ठीक।
तो H1 वाले को छोड़ दो, बाकी के जो चारों बचे, इसके 2-2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो बन जाएगा अपने पास हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बन जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक? अब देखो टाइप ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो हमने बताया कि जो पैकेजिंग करना है यूकेरियोटिक के अंदर में, तो 2 तरीके की प्रोटीन चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगी अपने पास हिस्टोन और एक चाहिए होगा नॉन हिस्टोन। तो नॉन हिस्टोन जो होगा, इसका नेचर साहब बोले तो नॉन हिस्टोन का नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, ठीक? अब देखो, तो ये 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन और फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन और रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन, एनएच का मतलब नॉन हिस्टोन हो गया, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसका यूज हम सीधे देखते हैं। खैर एनसीईआरटी में नहीं है, पर हमें समझना पड़ेगा ताकि हम मैकेनिज्म को और अच्छे से समझ पाएं, है ना? तो स्ट्रक्चर नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, इसका फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन, इसका फंक्शन ये होता है, हेल्प्स इन, ठीक है ना, हेल्प्स इन हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, हेल्प्स इन हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। मतलब जब डीएनए को क्या करना होगा, बहुत हाई लेवल पे एकदम कंडेंस करके रखना होगा ना, तब स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन का काम आ जाएगा। फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? तो देखो अभी तुम एंजाइम पढ़ोगे, डीएनए पॉलीमरेज, क्या पढ़ोगे? डीएनए पॉलीमरेज और क्या हो गए? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों के दोनों क्या है? एंजाइम है, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों मेन एंजाइम है, जो हमारा क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर में ये सब के सब यूज होने वाले हैं, है ना? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर में ये सब के सब अब एंजाइम यूज होने वाले हैं। तो ये जो 2 अपने मेन एंजाइम होते हैं ना, ये फंक्शनल नॉन हिस्टोन प्रोटीन के टाइप है, ठीक? अब रेगुलेटरी प्रोटीन क्या चीज है? तो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या बोलेंगे? तो इसका फंक्शन बोलेंगे, इट इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन। किसमें? जीन एक्सप्रेशन। अब तुम सोचोगे कि ये क्या चीज है भैया? जीन एक्सप्रेशन, ये कौन सी बला हो गई? तो इसको भी ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है? डीएनए, ठीक? डीएनए से जुड़ा होगा क्या? हिस्टोन, ठीक है ना? डीएनए से क्या जुड़ा होगा? हिस्टोन, क्योंकि डीएनए क्या है? निगेटिव, और हिस्टोन कैसा होता है? बेसिक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब तक डीएनए से हिस्टोन जुड़ा होगा, क्या बोला मैं? जब तक ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर करता हूँ, जब तक डीएनए के साथ हिस्टोन जुड़ा होगा, तो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। जीन अपने आप को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये क्या है? बंधे हुए हैं। और जीन एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ से खुलना पड़ेगा, ठीक है ना? खुलना पड़ेगा, जो पैक है ना, इसको खुलना पड़ेगा, और जैसे ही खुलेगा तो फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन बन पाएगा, तभी जाकर के जीन एक्सप्रेशन होगा। तो ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, कौन सा? ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, यहाँ पे आता है और इस पे अटैक करेगा। डीएनए और हिस्टोन से ये जुड़ा हुआ है ना, तो आकर के यहाँ पे क्या कर देगा? मॉडिफिकेशन। क्या कर देगा साहब? तो मॉडिफिकेशन कर देगा। जैसे ही मॉडिफिकेशन करेगा, तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। जीन अपने आप को क्या कर देगा साहब? तो जीन अपने आप को कर देगा एक्सप्रेस। समझ में आया क्या? तो रेगुलेटरी प्रोटीन का इतना काम होता है, ठीक? अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ H1 हिस्टोन, मतलब H1 जो हिस्टोन था, इसको हमने रिचेस्ट इन लाइसिन क्यों बोला है, तो इसके बारे में ध्यान समझिएगा। तो ये जो H1 हिस्टोन है, क्या है? ये है अपना रिचेस्ट इन लाइसिन, ठीक? अब देखो रिचेस्ट इन लाइसिन है, मतलब कि इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक? अब देखो होता क्या है, जब हम डीएनए को पैक करने चलेंगे ना, खैर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ठीक? जैसे ये है, ये अपना हिस्टोन का ऑक्टामर है। क्या है? ये जो गोला बनाया है ना मैंने साहब, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये जो गोला बनाया हुआ है पूरा मैंने, हिस्टोन का एक ऑक्टामर है, ठीक? इस हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर में ये जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है, सब डीएनए को हमने ऐसे क्या है, इस पे लपेट दिया। अब डीएनए देखो लपेटा है, तो यहाँ पे हरे कलर का कुछ दिख रहा है, ठीक है ना? तो जो हरे कलर का है ना, तो ये है H1 हिस्टोन। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ ये है अपना एच, मतलब ये पूरा हरा कलर का जो क्या है, H1 हिस्टोन है। इस H1 हिस्टोन से आप देख रहे हो कि ये डीएनए के दोनों एंड क्या है? जुड़े हैं। तो जो डीएनए के जो भैया दोनों एंड जुड़े हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए जो होता है हिस्टोन से जुड़ा हुआ। अब देखो एक गोले के ऊपर कुछ ऐसे रैप किया हुआ है, तो मतलब ये जो साइड साइड के ये जो लिंकर डीएनए है, जो साइड साइड के लिंकर डीएनए है, जो इस ऑक्टामर को इस H1 हिस्टोन के साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको लिंकर बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो जो लिंकर डीएनए है, ये क्या होगा? ये लिंकर डीएनए को
कस के पकड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरा मॉलिक्यूल स्टेबली ऐसे यहाँ पे रैप हुआ पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो तुम धागा बाँध रहे हो, ये दोनों एंड फ्री होगा, तब तो धागा आराम से खुल जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है ना? तो हम चाहते हैं जो धागा जैसे जो लिंकर डीएनए है, ये क्या हो, किसी न किसी चीज़ से बंधा हुआ हो। खैर ये डीएनए तो एसिडिक होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जिसके पास बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो। बहुत ज़्यादा चार्ज रहेगा, तो इसको अच्छे से पकड़ के रख पाएगा और ये लिंकर डीएनए कहीं जा नहीं पाएगा, है ना? इसीलिए H1 हिस्टोन को क्या बनाया गया है? यहाँ पे जो H1 हिस्टोन आप पढ़े हो, तो यहाँ पे जो H1 हिस्टोन है कैसा था? ए जो है, ये लाइसिन में क्या था भैया? रिचेस्ट था। H1 ये जो हिस्टोन है रिचेस्ट इन लाइसिन, ठीक? अब लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए क्या होता है? टू लिंकर टू लिंकर, ठीक है ना? लिंकर बोले तो फ्री एंड, ठीक है ना? फ्री एंड ऑफ डीएनए which is wrapped on हिस्टोन ऑक्टामर, which is wrapped on हिस्टोन ऑक्टामर। अभी मैंने आपको ऊपर हिस्टोन ऑक्टामर बता दिया है। तो जो फ्री एंड है हिस्टोन ऑक्टामर के, उसी को बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो टू लिंकर डीएनए जो होते हैं, ये किससे अटैच होते हैं? अटैच्ड टू, मतलब एक ऊपर का फ्री एंड और एक नीचे का, अटैच टू H1 हिस्टोन, अटैच टू H1 हिस्टोन। समझ में आया क्या? अटैच होगा किससे? H1 हिस्टोन से, इसीलिए इसको हम लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? लिंकर हिस्टोन भी बोलते हैं, ठीक? अब देखिए हिस्टोन वर्सेस नॉन हिस्टोन, मतलब कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? तो पहला जो चीज है, तो जो हिस्टोन होगा बेसिक नेचर का होगा और जो नॉन हिस्टोन होगा एसिडिक नेचर का होगा, है ना? मतलब डीएनए जैसा एसिडिक, ऐसे ही नॉन हिस्टोन भी एसिडिक होगा। और अभी मैंने देखा कि लाइसिन और अर्जिनिन रिच होता है कौन? अपना हिस्टोन। और जो नॉन हिस्टोन होते हैं टायरोसिन और ट्रिप्टोफान रिच होते हैं, ठीक? तो आप बस 2 चीज़ याद रख लो, इसको हिस्टोन के बारे में याद रखो, नॉन हिस्टोन को मारो गोली, ठीक है ना? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये जो है अपना हिस्टोन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक? अब देखो क्या चीज़ है, पैकेजिंग प्रोसेस। अब हम समझते हैं साहब कि पैकेजिंग तो हमने देख लिया, ऐसे-ऐसे होगा, हिस्टोन ऑक्टामर बनेगा। अब पैकेजिंग एक्चुअल में होगा कैसे? तो पैकेजिंग प्रोसेस के अंदर में आप देखिए, ये है अपने पास डीएनए और डीएनए को ऐसा रैप करके हमें न्यूक्लियस के अंदर में रखना है। तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक हिस्टोन का ऑक्टामर। हम पहले क्या बनाते हैं यहाँ पे? हिस्टोन का हम ऑक्टामर बनाएँगे। हिस्टोन ऑक्टामर बोले तो H2A, H2B और H3 और H4, इन दोनों के क्या कर लें हम? 2-2 मॉलिक्यूल लें। 2-2 के क्या कर लें? 2-2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो ये अपना बन जाएगा क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बन जाएगा? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक? और ये जो है इसको हम बोल रहे हैं लिंकर डीएनए। क्या बोल रहे हैं साहब? इसको हम बोल रहे हैं लिंकर डीएनए। क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं लिंकर डीएनए, ठीक? ये तो देखो, ये हो गया अपना हिस्टोन ऑक्टामर जिसके अंदर में ए है, और ये हो गया लिंकर डीएनए, और ये जो चीज है ये क्या है? डीएनए। और ये जो हरे कलर से हमने बनाया है, ये क्या है? H1 हिस्टोन, ठीक है ना? H1 हिस्टोन या फिर लिंकर हिस्टोन, है ना? ये है H1 हिस्टोन या फिर अपना लिंकर हिस्टोन, ठीक? अब ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, ये जो पूरा का पूरा चीज हमने बना दिया, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं साहब? इस पूरे चीज को हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसोम, ठीक? अब चलिए एक बार हम लोग न्यूक्लियोसोम को एक बार और अच्छे तरीके से देखेंगे। पर एक चीज हम यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करके पढ़ते हैं। देखिए, ये जो डीएनए है ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ में से क्या है? बाइंड है, रैप करके बांध के दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कितने टोटल टर्न ऐसे लेगा तब जाकर के हिस्टोन पे ये जो 2.24 मीटर का डीएनए है ये रैप हो पाता है, ठीक? तो देखो ये जो 2.24 का मीटर का डीएनए है, इसको रैप करने के लिए नंबर ऑफ टर्न की बात करें तो 1 फुल टर्न, क्या बोलेंगे? एक कंप्लीट टर्न, मतलब एक बार ऐसा पूरा कंप्लीट बांधेंगे, प्लस 3/4 टर्न। कितना टर्न? प्लस 3/4 टर्न। तो जब हम इसको टोटल कर देंगे तो लगभग हो जाएगा 1.75 टर्न। कितना टर्न भैया? तो हो जाएगा कितना? 1.75 टर्न, ठीक है ना? और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन ऑक्टामर, एक ऑक्टामर की बात करो तो 200 बेस पेयर। कितने बेस पेयर? तो 200 बेस पेयर प्रेजेंट होगा
कहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बेस प्रेजेंट इन द ऑक्टामर, तो ऑक्टामर के अंदर में लगभग टोटल 200 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, ठीक। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, मतलब न्यूक्लियस से उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो ये है ऑक्टामर, क्या है, ये है ऑक्टामर, और यहाँ पे डीएनए भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमें लिंकर का ये जो हिस्टोन था ABH1 हिस्टोन भी मिला है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को जब आप मिला करके एक सर्कल जैसा देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम साहब दिखेगा कैसे, अपीयरेंस कैसा, तो देखो जब हम जो को होता क्या है कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को पहले यहाँ पे समझना क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कहाँ पे, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो थ्रेड जैसा ऐसा उलझा हुआ कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। यही क्रोमेटिन आगे चल के पैकेजिंग करते 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 ही आगे चल के और पैक होते होते क्वाइल होते होते मतलब इस तरीके से अपना क्रोमोसोम बना लेता है ना। तो ऐसे ही इसको हम पैक करते जा रहे हैं ना, तो एक टाइम और आएगा तो हमें एक न्यूक्लियोसोम जैसा स्ट्रक्चर इसी बीच में हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो इसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर में हम इसको जब देखते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम को, तो हमें पता चलता है कि इसका अपीयरेंस जो है ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोले तो जैसे कि एक धागे में कई सारी मोतियां गुथी हुई होती हैं, मोतियां हम लगाए होते हैं, तो वही है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोले तो एक धागा, और बीड्स बोले तो एक मोती जैसा। जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर में कुछ हमें बिट्स जैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। क्रोमेटिन के अंदर में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, बिट्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। और ये कब दिखाई देगा, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब यूज करोगे प्रॉपर तरीके से, फिर जाकर के बिट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। अभी हमने आपको बताया है कि जो धागे जैसा कुछ उलझा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन आगे चल के पैकेजिंग करते करते क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, यही क्रोमेटिन आगे चल के पैकेजिंग करते करते साहब एक क्रोमोसोम बना लेता है। तो हम थोड़ा सा टाइप ऑफ क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि क्रोमेटिन के टाइप क्या होते हैं, किस किस तरीके के क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, है ना। सब कुछ सही ऑडियो वीडियो चलिए। तो यहाँ पे दो तरीके के क्रोमेटिन है, एक तो है अपना हेट्रोक्रोमेटिन और एक है यूक्रोमेटिन, ठीक। तो स्टेन के बेसिस पे हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, तो हेट्रोक्रोमेटिन और यू, देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और यू कहीं पर भी नाम आता है तो यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू बोले मतलब सच्चा क्रोमेटिन, सच्चा क्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होगा भाई ना, जो हेट्रोक्रोमेटिन होगा तो अगर हम स्टेन करेंगे तो इसका स्टेन हमें मिलता है डार्कली स्टेन। क्या मिलेगा, डार्कली स्टेन। जब माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो देखेंगे हमें बहुत ज्यादा डार्क है, ठीक। और इसको यूक्रोमेटिन जो होता है ना, ये लाइटली स्टेन होता है। क्या होता है, ये लाइटली स्टेन होता है। पैकेजिंग की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ये टाइट पैक होता है। क्या होता है, टाइट पैक होता है। टाइट पैक देखो, अगर कोई चीज मैंने बताया अभी आपको, डीएनए क्या बताया है, जब डीएनए से हिस्टोन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो एक्सप्रेस जो जीन का ये जो एक्सप्रेशन है नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है ये आएंगे तभी जाकर के सब चीजें हो पाएंगी, ठीक है ना। तो टाइट पैक है, तो टाइट अगर पैक रहेगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसकी एक्टिविटी जो है ये है इनएक्टिव। इनएक्टिव, इनएक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइटली पैक है। टाइटली पैक है तो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जीन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाएगा, तो इसका रीजन है वो, इसका रीजन हो गया कि जीन एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, टाइट पैक है, ठीक। अब लाइट स्टेन है और इसकी पैकेजिंग जो होगी ये टाइट है तो ये लूज पैक होगा। अब देखो अगर लूज पैक होगा तो ये जो होगा ये एक्टिव फॉर्म में होगा, है ना, एक्टिव फॉर्म में होगा। एक्टिव फॉर्म बोले तो अपनी जीन को एक्सप्रेस करने में कैपेबल है, जीन को एक्सप्रेस करने में कैपेबल है। इसका रीजन क्या है कि ये लूजली पैक है, इसका रीजन क्या है कि ये साहब लूजली पैक है, ठीक। ये सब चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने आपको समझाया कि पैकेजिंग कैसे होता है, किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हमने लास्ट में क्वेश्चन रखा हुआ है कि क्रोमोसोम विजिबल एट
विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है ना? जैसे देखो, एक क्रोमेटिन जो है धागे की तरह उलझा हुआ होता है, फिर ये और थोड़ा अपने आप को पैक करता है और अपने आप को कंडेंस करता है, फिर फाइनली ये जो है एक क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनली जब जाकर के अपने पास एक क्रोमोसोम बनता है, मतलब कि जो क्रोमैटिन है यही कन्वर्ट हुआ है किसमें? क्रोमोसोम में, ठीक? तो सेल डिवीजन और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सब के सब किसी न किसी इस सेल डिवीजन के डिफरेंट 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 स्टेज के अंदर में सारी कहानी होगी। तो सेल डिवीजन के किस स्टेज के अंदर में आपको क्रोमोसोम अच्छे से विजुअल हो जाएगा? तो इसका आंसर है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज है ना? तो मेटाफेज स्टेज पे होता है जो क्रोमोसोम अच्छे तरीके से विजुअल हो। अगर आप क्लास 11th सेल डिवीजन पढ़ के आए हो तो आपको पता ही होगा। मेटाफेजिक की स्टेज में क्या होते हैं? सारे जो क्रोमोसोम होते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट पे क्या हो जाते हैं? जाकर के अलाइन हो जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से पूरी की जो पूरी है अपनी कहानी शुरू होती है पैकेजिंग की, और इसी तरीके से एक बॉडी के अंदर में क्या होता है? पैकेजिंग चलता है। समझ में आया क्या? इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर में पैकेजिंग चलता है, और जो पूरा का पूरा पैकेजिंग का मैकेनिज्म था मैंने आपको ये सब कुछ देखो, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ आपको समझा दिया। तो एक डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग की बात करें बच्चा, तो ये डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग की कभी बात होगी तो ऐसे ही पैकेजिंग होगी। तो उम्मीद है आज का पूरा लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पूरा मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर में, और आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे हो गए होंगे। एक फंडामेंटल बेस आपका क्लियर हो गया होगा, है ना? तो चलिए भाई, इन्हीं सब खूबसूरत बातों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड ऑलवेज मैं साइनिंग स्टार।